Hey dear students, welcome back to lecture 2 of our poem 2.3 There is Another Sky। तो बच्चों लास्ट सेशन में अगर आपने देखा होगा तो हमने अपना आइस ब्रेकर और पोयम को कंप्लीट किया है। अब हम जो चालू करने वाले हैं वो है हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग के अभी बच्चों ज़रूरी नहीं है आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आए, लेकिन हाँ पोयम का अप्रिसिएशन और उस पोयम में आने वाले फिगर ऑफ स्पीच या उस पोयम को ब्रीफली समराइज करना हो, एक्सप्लेन करना हो, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको आने के चांसेस होते हैं। तो चलो बच्चों आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। Imagine your younger sister is not paying attention to her studies and is seen wasting time playing games on her cell phone. Suggest some ways that will help her to concentrate on her studies and overcome her bad habit. अब आपने देखा कि मेरी बहन जो है अच्छी खासी पढ़ने वाली बच्ची अब पढ़ाई नहीं कर रही है, तो इससे पढ़ाई कैसे करवाई जाए। इससे पढ़ाई करवाने के लिए पहले हमें अपना फ़ोन छोड़ना चाहिए, तो जाके हम उसकी आदतें सुधार पाएंगे। बहरहाल हमें इसके लिए सजेशन देना है, तो हम सजेशन क्या देंगे। मेक अ टाइम schedule for studying, for how many hours you will study in a day and what will be those study hours। तो ये जो कॉन्सेंट्रेट करवाने का तरीका और बैड हैबिट्स को छुड़ाने का तरीका है, उसमें सबसे बड़ा स्कैम जो यहाँ पर हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया है कि 7 बजे उठूँगी, पढ़ाई करूँगी, 8 बजे सो जाऊँगी, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे कि आप सजेशन दोगे कि टाइम स्केड्यूल बनाओ अपना, कि तुमको कितने आवर्स की पढ़ाई करनी है, कितने आवर्स तुम अपनी स्टडी को देने वाले हो, कौन से सब्जेक्ट को एलोकेट करने वाले हो। While studying, make sure you will not touch your mobile phone, keep it away, it is a big distraction, definitely। अगर फ़ोन से पढ़ाई करोगे तो फिर पढ़ाई के अलावा फ़ोन में सब कुछ होता है, तो इसीलिए फ़ोन को अपनी पढ़ाई से तुम्हें क्या करना है, दूर रखना है। सो नेक्स्ट इज़ टेक अ ब्रेक ऑफ 10 to 15 minutes in between long study hours or it will be tiring and monotonous। monotonous मतलब यानी कि जब भी आप स्टडी करने बैठ रहे हो लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसके बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो, नहीं तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा कंटिन्यूस स्टडी करना। Resolute in your mind that you will complete a particular topic on that very day and it will not keep it for the next day। यानी कि एक रिजोल्यूशन ले लो, कसम खा लो कि भैया आज ये टॉपिक हमको कंप्लीट करना ही है, इसको कल पर आप नहीं छोड़ने वाले हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे कुछ सजेशंस आप लिख सकते हैं या फिर अपने क्लास पार्टिसिपेशन में बता सकते हैं। You have noticed that many of your classmates are not interested in outdoor games or participating in co-curricular activities. Discuss some ways in which they will be encouraged to participate in activities। कुछ बच्चे co-curricular activity में आपके क्लासरूम में कभी पार्टिसिपेट नहीं करते, इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो आप क्या सजेशंस, क्या गाइडेंस दे सकते हैं, कैसे इनकरेज कर सकते हैं उनको, ताकि वो आपके साथ इन्वॉल्व हो जाए इन co-curricular activities में। को-करिकुलर एक्टिविटीज शुड बी मेड कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है को-करिकुलर एक्टिविटी को क्या करना चाहिए, कंपलसरी कर देना चाहिए सारे बच्चों के लिए। एवरी स्टूडेंट शुड बी एनरोल्ड फॉर एटलीस्ट 2 को-करिकुलर एक्टिविटीज़। तो हर स्टूडेंट को एटलीस्ट 2 को-करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना ही है। अब ये बच्चों को जो एनकरेज करने का काम है, ये किसको करना चाहिए, ये करना चाहिए टीचर्स को, सो दैट दे कैन क्रिएट एन इंटरेस्ट विद इन देम। अब ये टीचर्स ही काम अच्छे से कर सकती है, क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों होना चाहिए, इन सब को ज़्यादा अच्छे से एक टीचर एक्सप्लेन कर पाएगी। Classes for co-curricular activities should be there twice a week so that students get more time to do what they are enrolled into। अब इसकी क्लासेस भी होना बहुत ज़रूरी है, वरना सिर्फ एनरोल कर दिया को करिकुलर में लेकिन उसकी कोई क्लासेस ही नहीं है, तो अपने आप वो एक डीमोटिवेशनल फैक्टर हो जाता है उस कोर्स में उन बच्चों के लिए। Now, discuss with your partner and complete the web highlighting the sad and gloomy aspects of life mentioned in the first part of the poem। पोएम के फर्स्ट पार्ट में यानी कि वो 8 लाइन्स में ऑक्टेव में क्या बोला गया है, सैड और ग्लूमी एस्पेक्ट बताए हैं हमारी ज़िंदगी के। तो क्या है वो सैड एंड ग्लूमी एस्पेक्ट, जहाँ पर डार्कनेस के बारे में लिखा हुआ है, फेडेड फॉरेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, साइलेंट फील्ड के बारे में लिखा हुआ है। तो ये हमारी लाइफ के सैड और ग्लूमी एस्पेक्ट्स है जिसकी तरफ हमने देखा, यानी कि बुरे वक्त के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोलता है द पोएट एनकरेजेस हर ब्रदर इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम बाय टेलिंग हिम अबाउट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ। अब हमने ज़िंदगी का एक दुख भरा हिस्सा देखा, अब एक अच्छा वाला हैप्पी मोमेंट ब्राइटर लाइफ का हिस्सा भी हमको जानना है। तो हमको बस वही वर्ड्स बताने हैं जो पोएम के स्टैंजा में दिए गए हैं। ब्राइटर गार्डन के बारे में बात की गई है, अनफेडिंग फ्लावर्स यानी कि कलरफुल फ्लावर्स के बारे में, हम ऑफ ब्राइट बीज, बीज के हमिंग के बारे में। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट लाइफ के ब्राइटर साइड को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज
The poet has described two different shades of human feelings by using imagery of various forces of nature in the poem. Pick out the terms of phrases that describe them. Complete the table given below. One is done for you. ओके अब यहाँ पर इमेजरी का इस्तेमाल करते हुए बच्चों, इमेजरी जो है वो क्या होती है, जैसे कि हमने लास्ट 2 पोयम में पढ़ा है, इमेजरी मतलब ऐसे वर्ड्स का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कि जो रीडर है, जो उसको पढ़ रहा है या जो उस पोयम को सुन रहा है, वो उन चीज़ों को इमेजिन करने लग जाता है जो भी बोली जा रही है। जैसे कि यहाँ पर फेडेड फॉरेस्ट को हमने सैड और ग्लूमी एस्पेक्ट से कंसिडर किया है, साइलेंट फील्ड को हम सैडनेस, डेथ, लोनलीनेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं या फिर विजुअलाइज कर सकते हैं। डार्कनेस की जब बात करते हैं, अंधेरे की बात करते हैं, तो हमें कोई भी उम्मीद जो है वो नज़र नहीं आती, इसीलिए हम क्या होते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। और उसी के साथ साथ डार्कनेस को यहाँ पर डिप्रेशन के साथ भी एसोसिएट किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों वो होता है, द पोयम एक्सप्रेसेस फीलिंग ऑफ सेरेनिटी, सेरेनिटी यानी कि काम एंड पीसफुल। पिक आउट एक्सप्रेशंस फ्रॉम द अबाव पोयम दैट एक्सप्रेसेस द सेम। तो पोयम में ऐसी कौन सी लाइन है जो कि सेरेन यानी कि कामनेस की बात करती है। तो यहाँ पर सबसे पहली लाइन, देयर इज अनदर स्काई एवर सेरीन एंड फेयर एंड देयर इज अनदर सनशाइन, a little forest whose leaf is evergreen, unfading flowers I hear the bright bee hum। तो ये सारी लाइंस जो है कहीं ना कहीं कामनेस की, पीसफुल की, पीस की बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट ऑस्टिन। द वर्ड फेडेड मीन्स डिम और फेंट। द वर्ड डिस्क्राइब्स द फॉरेस्ट दैट हैव बिकम फेंट और डिम इन अपीयरेंस, यानी कि अब फॉरेस्ट जो है उनके अपीयरेंस में, फॉरेस्ट अगर हम वर्ड यूज़ करते हैं तो कभी भी हमारे दिमाग में क्या आता है, बहुत ही हरियाली है, बहुत ही घना जंगल है, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के वहाँ पर ट्रीज़ होंगे, ये हमारे माइंड में आता है, ये हमारी इमेजिनेशन हमको बोलती है। लेकिन फेडेड फॉरेस्ट टर्म यूज़ किया गया तो हमारे माइंड में क्या आता है, सूखे झाड़ है, पूरे फेड हो चुके हैं, फेंट हो चुके हैं, कई झाड़ तो डिसअपियर हो चुके हैं, एकदम रूखा सूखा पड़ गया होगा उस जंगल के अंदर, तो उसे हम फेडेड फॉरेस्ट कहते हैं। नाउ गो थ्रू द पोयम अगेन एंड कंप्लीट द टेबल। अब पोयम में जाके वापस से टेबल को कंप्लीट करना है। डिस्क्राइब द वर्ड फेडेड, ऑब्जेक्ट क्या दिया है, फॉरेस्ट। Forest have become faint or dim in appearance. Next बोला गया silent fields. Fields are left silent and lonely. Everything is motionless around. Motionless यानी कि कोई भी चीज़ चल ही नहीं रही है, सबके सब क्या है, रुकी हुई है एक फील्ड में। Unfading flowers, flowers of hope and happiness, never fade with time or because of the effects of nature. नेक्स्ट आता है हमारा बी को ब्राइट बोला गया है। द हमिंग एंड डांसिंग बीज सिंबलाइजेज हैप्पीनेस एंड ब्राइटनेस। तो बी की हमिंग की जो साउंड है उससे क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, खुशी से झूम रही है, डांस कर रही है। पोएट्स गार्डन इज फुल ऑफ होप एंड हैप्पीनेस एंड नॉट फिल्ड विथ ग्लूम। तो पोएट का जो यहाँ पर गार्डन है वो बताया जा रहा है कि वो, उसकी लाइफ जो है वो खुशियों से भरी हुई है और वो बिल्कुल भी दुखी नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, आई हियर द ब्राइट बी हम। The poet has used the word hum that indicates the sound made by the bee। अब यहाँ पर जो bee का साउंड होता है हमिंग, तो उसको हम उसके लिए यूज़ किया गया है वर्ड। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोफिया। The poet has used different figures of speech like alliteration, inversion and hyperbole in the poem. Identify them and pick out the lines accordingly। तो जैसे ये लाइन यूज़ की गई है जिसको ओनोमेटोफिया हम जानते हैं एज अ फिगर ऑफ स्पीच, उसी के साथ साथ पोएटस ने कई सारे फिगर्स ऑफ स्पीच का यहाँ पर यूज़ किया है, वही हमको लाइन पिकअप करके बतानी है। जैसे हमने यहाँ पर बोला हाइपरबोल में, हुज लीफ इज़ एवर ग्रीन। तो लीफ क्या पूरी ज़िंदगी भर ग्रीन रहने वाले हैं, नहीं, लेकिन यहाँ पर उस हाइपरबोल स्टेटमेंट को यूज़ किया गया है। इट इन इट्स अनफेडिंग फ्लावर्स, अनफेडिंग यानी कि कलरफुल फ्लावर्स की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये भी एक हाइपरबोल स्टेटमेंट है। एलिट्रेशन, नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट, एफ जो है उसका साउंड रिपीट हो रहा है। ब्राइट बी हम, बी का साउंड रिपीट हो रहा है। इन्वर्जन, वेयर नॉट अ फ्रॉस्ट हैज़ बीन, और इनटू माई गार्डन कम, यानी कि हम अगर इंग्लिश बोलेंगे सीधे से तो कैसे बोलेंगे, कम इनटू माई गार्डन और कम टू माई गार्डन, लेकिन इन्वर्जन में क्या होता है, वर्ड्स को आगे पीछे घुमाकर बोला जाता है। नेक्स्ट इज, इमेजिन योर फ्रेंड इज अ टेबल टेनिस चैंपियन हु हैज़ वोन द सेमीफाइनल इन द इंटर कॉलेजिएट चैंपियनशिप। आपका एक फ्रेंड है, टेबल टेनिस में चैंपियन है और उसने अभी रिसेंटली सेमीफाइनल जीता है इंटर कॉलेजिएट चैंपियनशिप में। इंटर कॉलेजिएट यानी कि दो अलग अलग कॉलेजेस में
किसी दूसरे कॉलेज में जाना बेसिकली, और वहाँ पर जाकर कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, उसे हम इंटर कॉलेजिएट फेस्ट बुला सकते हैं, इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन बुला सकते हैं। Due to overconfidence, she neither practices nor does she take her opponent seriously. This may result in her losing the final. लेकिन अभी एक सेमीफाइनल जीतकर उसे बड़ा ही कॉन्फिडेंस आ गया है और ओवर कॉन्फिडेंस में वो बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर रही है अपने फाइनल्स के लिए, और अपने अपोनेंट को, जो अपोजिट में कॉम्पिटिटर है, उसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही है। तो एक अच्छे दोस्त होते हुए ये आपका काम है कि आप उसको सजेशन दें, उसको एडवाइस दें, हार्ड वर्क की इंपॉर्टेंस समझाएं और प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस समझाएं। तो यहाँ पर बेसिकली बच्चों आपको एक लेटर लिखना है, जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिखा है। तो मैंने शुरुआत की है कुछ ऐसी, हमारे एड्रेस के बाद हमारी वो जो डेट है, जब आप लेटर लिख रहे हैं तो वो डेट होनी चाहिए। डियर रोहिणी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहले तो उसको कॉन्ग्रेट्स बोलो क्योंकि वो लास्ट अभी सेमीफाइनल जीत कर ही आई है, तो आप उसको उस बात की क्या करेंगे, बधाई देंगे। वी आर ऑल praying and waiting for you to bring the Maharashtra Table Tennis Championship Cup back home to our college. हम तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हैं और तुम्हारे लिए प्रे भी कर रहे हैं और इंतज़ार भी कर रहे हैं कि ये जो चैम्पियनशिप है वो तुम जीत कर ट्रॉफी लेकर कॉलेज में आओ। कॉलेज में क्यों? क्योंकि तुम कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हो, तो वहीं पर तो चैम्पियंस बनते हैं, तो जहाँ पर चैम्पियंस बनते हैं ट्रॉफी भी वही होनी चाहिए। आर यू प्रिपेयरिंग फुल स्टीम फॉर द फाइनल्स नेक्स्ट वीक? क्या तुम पूरी तैयारी के साथ प्रिपरेशन में लगी हुई हो अपने फाइनल्स के लिए, जो कि अगले हफ्ते आने वाला है? The opponent you are playing against in the final is a very talented player. Her fineness is exemplary and she is training under an expert coach. अब जो तुम्हारे सामने अपोनेंट है वो बहुत ही अच्छी प्लेयर है और बहुत ही एक एक्सपर्ट कोच के अंडर उसकी ट्रेनिंग जो है वो चल रही है। Your coach is a legend and you are admired for elegance and speed too. नो डाउट तुम्हारा कोच भी बहुत अच्छा है और तुम भी जानी जाती हो अपनी स्पीड के लिए, अपने एलिगेंस के लिए। लेकिन जस्ट तुम्हें मुझे एक जेंटली रिमाइंडर देना है कि तुम सेमीफाइनल जीत गई हो तो अभी रिलैक्स मत हो जाओ, अपनी प्रैक्टिस को करते रहो फाइनल के लिए। फॉर एनी चैम्पियनशिप गेम वन मस्ट ऑल्सो रिस्पेक्ट वंस अपोनेंट फॉर द जर्नी टुवर्ड्स वुड हैव बीन एज डिफिकल्ट एज योर्स। तो सामने जो भी अपोनेंट है उसको कोई भी लल्लू पंजू मत समझो, उसको भी उतना ही रिस्पेक्ट दो, इसीलिए क्योंकि जैसे तुम्हारी लाइफ की जर्नी डिफ़िकल्ट रही है वैसे उनकी भी लाइफ की जर्नी डिफ़िकल्ट हो सकती है। योर अपोनेंट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर हर कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ प्लेइंग। तो तुम्हारा जो अपोजिट में तुम्हारे कॉम्पिटिटर है वो भी सबसे ज़्यादा अपनी खेल के लिए ही जाने जाते हैं। वी आर ऑल देयर टू एनकरेज एंड सपोर्ट यू बट वी वुड लाइक टू कॉशन यू नॉट टू अंडर एस्टिमेट द अदर सेमीफाइनलिस्ट। सो जैसे हमने सुना है, डो नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, तो यहाँ पर भी वही है, डो नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर अपोनेंट। यू नेवर नो, शायद आप ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाओ और वो जीत जाए, ये भी तो हो सकता है। हेयर एंड द टॉर्टोइस हमने बचपन में पढ़ी है, सबसे अच्छी एग्जाम्पल तो वही है। ओवर कॉन्फिडेंस में हेयर सो जाता है और टॉर्टोइस, जिससे उम्मीद नहीं होती है कि वो जीतेगा, वो जीत जाता है। डू कीप अप रिगरस प्रैक्टिस एंड फॉलो द प्रैक्टिस शेड्यूल गिवन बाय योर कोच। तो प्रैक्टिस करते रहो, जो भी कोच बोलता है उसको सुनो और अपनी प्रैक्टिस में जी जान लगा दो और कोशिश करके अपनी इस चैम्पियनशिप ट्रॉफी को हमारे कॉलेज में बिल्कुल सही ले आओ। योर लविंग फ्रेंड नाजनीन। नाजनीन मैंने अपना नाम इसलिए लिखा है क्योंकि मैं ऐसे ही अपने दोस्तों को एनकरेज करती हूँ, इसलिए मैंने सोचा मैं लिख दूँ उनके लिए। एनीवेज, नेक्स्ट इज यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ द पोयम। अब पोयम का अप्रिसिएशन मैं कई बार बता चुकी हूँ बच्चों, अप्रिसिएशन कैसे लिखना है। पोयम के बारे में लिखोगे, पोएट कौन है, उसका टाइटल क्या है, थीम, लैंग्वेज, फीचर्स, मॉरल्स, वैल्यूज, मैसेज, और लास्ट में आपके ओपिनियन आपको पोयम के बारे में बताने हैं। So here, There's Another Sky is by Emily Dickinson, who wrote many philosophical poems. तो इन्होंने अपनी कई सारे philosophical poem लिखे हैं, उसमें से एक encouragement वाली poem है हमारी There's Another Sky. The title makes us wonder how can there be another sky. टाइटल पढ़कर ही हम बोलते हैं क्या इस जहान में दूसरा भी कोई आसमान है। Poem is one that brings hope to her brother who has left home and is troubled. तो ये पोएम स्पेशली डेडिकेट की गई है उनके भाई को जो कि घर छोड़कर जा चुके हैं। द लाइन्स गिव होप दैट होम इज़ अ बेटर प्लेस एंड देयर इज अनदर स्काई। तो जो अनदर स्काई की बात कर रहे हैं वो कहीं नहीं है, वो अपना खुद का घर, अपनी खुद की छत ही होती है जहाँ पर इंसान को सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। द थीम इज़ अ कंपेरिजन ऑफ टू प्लेसेस। अब ये जो पोएम की थीम है दो प्लेसेस के कंपेरिजन में है।
gloomy hopeless place where her brother is and the poet's own garden bright evergreen full of flowers and humming bees। एक तो जब आपका भाई जो पोएटिस का भाई छोड़कर जा चुका है तो जिस जगह पर गया है वो जगह को वो बहुत ही ज़्यादा सैड और ग्लूमी बता रही है, और जहाँ पर उसे लौट कर आना चाहिए पोएट के पास उसको एक अच्छा ब्राइट गार्डन, कलरफुल गार्डन, अनफेडिंग फ्लावर्स है जिसके, ऐसे वो रेफर करती है। Now this Petrarchal sonnet has a rhyme scheme of A B B A A B B A for the octave first 8 lines and C D C D C D for the set that is the final 6 lines. Now Dickinson uses slant rhyme or approximate rhyme. This is also called off rhyme. There is imagery and metaphor too. तो इसमें imagery और metaphor दोनों का ही इस्तेमाल किया गया है। Another sunshine could be a reference to an idyllic state of existence, a place and time where the flowers never fade. Above all, it is a poem that could bring hope and revive someone who is in deep despair. तो Another Sunshine की जब हम बात करते हैं तो सूरज की कोई दूसरी रोशनी या कोई दूसरे सूरज की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम यहाँ पर एक कलरफुल एस्पेक्ट की तरफ, लाइफ के ब्राइटर साइड को देखने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। और स्पेशली ये पोएम उनके काम आएगी जो बेचारे बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। I like the poem mainly for its vivid imagery and the simple straight conversational tone. तो ये जो पोएम है वो सबसे ज़्यादा मुझे ये जो इमेजिनेशन वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने लाया है उसके लिए अच्छी लगती है, और उसी के साथ साथ सिंपल स्ट्रेट और कॉन्वर्जेशनल टोन है, ऐसा लग रहा है कि वो बहन अपने भाई से बात कर रही है। नाउ राइट अ समरी ऑफ द पोएम विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। टाइटल, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, मेन बॉडी और उसका कंक्लूजन। So here's the solution to this question. Though the title is puzzling as to how there could be another sky, the reader can infer that the poet is comparing two sets of surroundings. तो जैसे अभी अभी हमने अप्रिसिएशन में देखा कि टाइटल जो है वो बहुत ही ज़्यादा पजल्ड है, देयर इज़ अनदर स्काई, तो पहले तो कोई इसको पढ़ेगा तो यही सोचेगा दूसरा आसमान कैसे है, लेकिन यहाँ पर दो जगहों का कॉम्बिनेशन है जिसकी कंपैरिजन की गई है। एक वो जगह जहाँ उनका भाई घर छोड़कर जा चुका है, दूसरी वो जगह यानी कि उनका अपना घर जहाँ उसे लौट कर आ जाना चाहिए। तो लाइफ के हैप्पी और सैड दोनों ही एस्पेक्ट की यहाँ पर कंपैरिजन जो है वो की गई है। वो अपने भाई को कहती है कि वो घर लौट कर आए, क्योंकि घर लौट कर आएगा तो यही वो दूसरा अनदर स्काई है जहाँ पर वो क्या कर सकता है, जहाँ पर वो एक सॉल्यूशन उसको मिल सकता है। ये एक मोटिवेशनल पोएम है और इसमें कहीं ना कहीं भाई बहनों का ये जो एक डीप अफेक्शन है एक दूसरे के लिए, बहन का एक भाई के लिए जो कंसर्न है वो हमें इस पोएम में देखने मिलता है, इन 14 लाइन्स में देखने मिलता है। नाउ अब हमें काम दिया गया है, लेट अस कंपोज अ पोएम, 2 लाइन्स आर गिवन, ऐड 2 ऑफ योर ओन। 2 लाइन तो ऑलरेडी दी हुई है, देयर इज अनदर स्काई एवर सीरीन एंड फेयर। अब हमें क्या करना है, हमें उसको कंटिन्यू करना है। द ब्राइट लाइट वेयर यू कैन रिलाई, द जॉय विच इज़ रेयर यू कैन फाइंड इट हियर। तो इस तरीके से आप अपनी लाइन्स चाहो तो ऐड कर सकते हो। Now given below is the poem Blue Sky by Mark Hastings. Imagine a poem of similar kind by replacing the word blue. You can add any color or object of your choices and write a poem of 4 lines. अब यहाँ पर मार्क हेस्टिंग जो है उनकी पोएम है ब्लू स्काई अबाव मी, ब्लू स्काई बिलो मी, ठीक है। तो इन्होंने ब्लू वर्ड यूज़ करते हुए एक पोएम को इस तरीके से लिखा है। अब आपको बोला जा रहा है कि ब्लू वर्ड को रिप्लेस करो, चाहे तो कोई दूसरा कलर, चाहे तो कोई ऑब्जेक्ट अपनी मर्जी का इस्तेमाल करके आप एक रिलेटेबल पोएम जो है वो लिखेंगे। तो यहाँ इसको मैंने सॉल्व किया है कुछ इस तरीके से, स्टैरी स्काई अबाव मी, द स्टैरी स्काई बिलो मी, स्टार्स एंड स्टार्स ऑल अराउंड एज फार एज आई कैन सी, आई एम द यूनिवर्स द लॉर्ड मेड एंड आई एम नेवर गोइंग टू फेड। तो इस तरीके से मैंने कुछ लाइंस को प्रिपेयर किया है। सो हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू योर यंगर सिबलिंग मेकिंग हिम और हर अवेयर ऑफ वेरियस मैन मेड एंड नेचुरल डिजास्टर्स एंड एनकरेज हिम और हर टू जॉइन ऑल द प्रोग्राम्स, कैंपेन्स, ड्राइव्स इन स्कूल और इन योर लोकेलिटी। यहाँ पर आपको अपने एक छोटे भाई या बहन को एक लेटर लिखना है। उस लेटर में आप उनको बताते हैं कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से अफेक्ट होती है और कैसे आप इसकी इम्पोर्टेंस समझाते हुए अपने भाई बहन को ये भी कहते हैं कि अगर आपके स्कूल में कोई कैंपेन होता है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिसके तहत आप सोसाइटी में एक अपना यूज़फुल कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है अपनी बहन को लेटर लिखा है, ऑफ कोर्स मैंने ये लेटर लिखा है तो मैं जस्ट ऐसे ही बोल रही हूँ बहन को, तो आपको अपनी बहन को या अपने भाई को लेटर लिखना है जहाँ पर आपने लिखा है डियर शिरीन, होप द लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। जो हमारी फॉर्मेलिटीज़ है वो तो हम लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है इस लेटर में जो मैं बात करूँगी सबसे ज़्यादा वो मैं बात करूँगी किसके बारे में, मुझे जो है
एक इशू मैंने देखा टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो जो देखा मैंने वो है नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में। तो उसी चीज़ से रिलेटेड मैं अपनी बहन से डिस्कशन कर रही हूँ, जहाँ पर मैं लिखती हूँ कि किस तरीके से ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स है ये डेली बेसिस पर होते हैं। टेलीविज़न न्यूज़पेपर में भर भर के ऐसी न्यूज़ जो है वो आती है जिसमें कई सारे फ्लड्स, कई सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स रिपोर्ट किए जाते हैं। ये तो सच है कि ये सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स जो होते हैं कहीं ना कहीं ये हमारे ही बनाए हुए हैं। ये हम ही ने आज इस तरीके का एनवायरनमेंट कर दिया कि हमें नेचुरल डिज़ास्टर्स फेस करने पड़ रहे हैं। दो हमें नेचुरल डिज़ास्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ हद तक हम इन्हें रोक सकते हैं अपनी मैन मेड एक्टिविटीज़ को घटाते हुए। द ड्रेडफुल पिक्चर्स ऑफ मिनेसिंग फ्लड ऑफ केरला स्टिल फ्राइट अस। तो जिस तरीके से केरला में फ्लड आया था, आज भी अगर हम वो देखें इमेजेस को तो हमें डर लगता है। तो इस तरीके से आप उन्हें क्लाइमेटिक चेंजेस के बारे में बात करके मैन का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन डिज़ास्टर्स को ओवरकम करने के लिए बताएंगे। उसी के साथ साथ आप अपने भाई या बहन को ये भी कहेंगे कि अगर आपके कॉलेज में एनएसएस या एनसीसी है तो ऐसे कैंपेन्स को, ऐसे प्रोग्राम्स को और ऐसे कमिटीज़ को आप सपोर्ट करो, आप उनको ज्वाइन करो और जितना हो सके एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न अपना पार्ट प्ले करो। क्योंकि ये एनएसएस, ये एनसीसी जो होते हैं ये बेसिकली चैरिटी वर्क तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन ये सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, सोशल सर्विस के लिए काम करते हैं। तो आप भी इनका हिस्सा बन जाओ ताकि आप अपने सोसाइटी को क्या करते हो, सर्व करते हो। तो इस तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का जो है आप अपनी भाई या बहन को एहसास दिलाते हो। फिर लास्ट में आप अपना नाम लिखो, किसी का भी नाम लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है। लास्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बोलता है द पोएम डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, मेक अ लिस्ट ऑफ करियर्स दैट आर रिलेटेड बाय नेचर, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, वन इज़ डन फॉर यू। तो यहाँ पर हमें ये जो ब्यूटी ऑफ नेचर की बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी आपको जॉब ऐसा लगे जो कि फॉरेस्ट से, एनवायरनमेंट से या नेचर से रिलेटेड है, आपको उन जॉब को यहाँ पर लिस्ट आउट करना है। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, फॉरेस्ट रेंजर होता है, ये तो एक आपको दिया है। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए बाकी सारे आंसर्स भी लिखे हैं। बोटैनिस्ट होते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं, जूलॉजिस्ट होते हैं, कंजर्वेशन साइंटिस्ट होते हैं। ये सारे नेचर से रिलेटेड या एनवायरनमेंट से रिलेटेड या फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रोफेशंस है जो कि बने हुए हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जो है 2.3 देयर इज़ अनदर स्काई का कंप्लीट होता है। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में जहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट पोएम 2.24। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।